अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद सफला ख़ान की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अजीब व गरीब से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है। अगर हम इसकी जायज़ा लें तो कभी हमें समझ नहीं आता इसके बारे में, कोई भी इंसान से इसे प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में थी प्रीवियसली, अभी तो नहीं, लेकिन जो प्रीवियसली क्रिकेट टीम थी वो भी अनप्रडिक्टेबल थी। इसी तरह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, ये भी अनप्रडिक्टेबल है। तो उसमें सबसे बड़ा जो इंटरव्यू है ये आया है उस्मान डार का, जो कामरान शाहिद साहब के साथ जो है कर लिया गया। और इसमें जो है इतना ज़बरदस्त किस्म के इनका शफात हुए हैं, इतनी अजीब गरीब सी बातें हुई हैं कि कोई भी इंसान जो है वो हैरान परेशान होकर रह जाए, उसको यकीन ना आए कि एक्चुअली में हुआ क्या। और वाकई में उस्मान डार को देख के लगता है उनका वाकई सॉफ्टवेयर जो है अपडेट किया गया है, और वो वाली बातें कहने लग गए हैं जो वो प्रीवियसली नहीं कहते थे। अचानक से आप देखें वो आदमी जो पीएम जो हमारे प्रीवियस थे इमरान खान पीटीआई के, उनको जो इतना बड़ा सपोर्टर था, इतना बड़ा उनका चाहने वाला था, इतना बड़ा उनके साथ जो था उनका लेन देन था, हर चीज़ में उनकी कैंपेन करना, हर चीज़ में उनकी जो है वो शमूलियत में जो है हेल्प आउट करना, वो आदमी जो है वो अब उल्टी बातें कहने लगे। वो कहने लगे कि सारी साजिश जो थी जीएचक्यू की, इसकी उसकी फलान ढिमकाने की और टैक्स की जो थी, ये बैठ के हमने कराची में जो हमारा मीटिंग हुई थी लास्ट, इसमें और इस्लामाबाद में हमने एक खातून के घर में की। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी की सारी जो गेम्स हैं, ये सारी की सारी कैसी चीज़ें हैं, अजीब व गरीब सी चीज़ें। फिर इनकी मदर जो हैं ये भड़क पड़ी और ये ख्वाजा आसिफ के खिलाफ उनको एक चैलेंज दे दिया। मुख्तलिफ़ किस्म की, यानी कि अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जो है दिन ब दिन हमें लगता है ये आ रहा है कि सारे के सारे सॉफ्टवेयर अपडेट होने, ना जाने किस तरफ जो है ये ताश के पत्ते खेले जा रहे हैं, किधर जो है किसको बिठाना है, कौन सी जो है सेटलमेंट की जा रही है, किस वजह से इलेक्शन जो है वो लेट किए जा रहे हैं, किस वजह से सिलेक्शन जो हैं और इस तरह से सिस्टमेटिक सिलेक्शन की प्रैक्टिस की जा रही है पाकिस्तान में कि पता भी न लगे और काम भी हो जाए। जो इसी वजह से जो है हर चीज़ लेट हमें नजर, इसे इलेक्शंस नहीं चोरी सिलेक्शंस हो रहे हैं। और यही मैं कहना चाह रहा हूँ उस्मान बुज़दार के साथ कि आप, बल्कि सॉरी उस्मान बुज़दार तो वसीम अकरम प्लस थे, ये उस्मान डार के साथ कि आप देखें इतने बड़ा वो आदमी था, इतने बड़ा उसका घर, अच्छी ज़िंदगी, सब कुछ था, क्या ज़रूरत थी पॉलिटिक्स में आने का। पॉलिटिक्स भी छोड़ दी कहते हैं साहब ने जी, उस्मान डार ने पॉलिटिक्स भी छोड़ दी, हर चीज़ जो है छोड़ के जी वो अब सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया तो 5 महीने से उनके घर वालों को लापता नहीं है। घर वाले, उनकी माँ जो बार बार जो है ये मदर जो उनकी ये बार बार जो है ये कभी कोर्ट जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, उनको कोई जवाब नहीं मिला। तो ये जो चीज़ें ये हमें क्या बताती हैं, ये हमें बताती हैं कि पाकिस्तान में जो है कोई ना कोई गेम है पाकिस्तान। और कहाँ वो 5 महीने छुपा रहा है बंदा, 5 महीने उस्मान डार आराम से कह रहे मैं रेस्ट करने, क्या है कोई बंदा मुझे बताए, कोई अकल से बताए, कोई बंदा अपने घर से अपने माँ बाप से छुप के जो कोई रेस्ट करने 5 महीने जा सकता है? मैं तो नहीं, कोई भी इंसान नहीं जा सकता। लेकिन कोई इसके पीछे कोई साजिश है, कोई इसके पीछे कोई बैकग्राउंड है जो हम सबसे छुपाया जाए, जो आवाम से छुपाया जा रहा है, जिसके बारे में हमें नहीं बताया जा रहा। तो मेरी उम्मीद यही की जाती है कि इन धोखेबाज जो आपके पॉलिटिशियंस होते हैं, जो लोग होते हैं, इन पे यकीन नहीं करना चाहिए। और मैं हमेशा बात करता हूँ क्यों पॉलिटिकल आदमी क्यों अमीर ही क्यों हो सकता है, गरीब आदमी क्यों नहीं सकता? वो आदमी जो सोसाइटी की पेन्स को, सोसाइटी के दर्द को समझता है, क्या है वो अमीर नहीं है, गरीब है, क्या है वो जो उसके एक्चुअली उसके पेन जो होता है वो उससे सियासतदान बनाता है कि पेन उसकी इक्वली फील करना, ग्राउंड रियलिटी से जो उसके फील करें, ना कि उसकी अमारत जो उसका बिजनेसमैन में होना, या उसकी शुगर मिलने होनी, या उसकी सारी चीज़ें, या उसकी कहीं स्टॉक एक्सचेंज में बड़ा मालिक होना, या उसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग या बड़े बड़े मॉल्स का मालिक होना, नहीं उसे सियासतदान में एंट्री करनी जाता। हमारे पॉलिटिशियंस को सीखना पड़ेगा, जो सेलेक्टर्स हैं उन्हें सीखना पड़ेगा, वो ग्राउंड से लोगों का है, ताकि पॉलिटिक्स में लोगों का माइंड बने, पॉलिटिशियंस उठे और लीडरशिप बने। स्टूडेंट यूनियन को बहाल होना चाहिए, हज़ारों चीज़ें इस तरह की हैं जो आप करके जो है वापस जो है। और बल्कि इसके अलावा मैं कहूँगा कि जो स्ट्रीट यूनियंस हैं ये बननी चाहिए, जिसमें जो स्ट्रीट गली के जो लोग हैं, जो लोगों की काम करते हैं, मदद करते हैं, लोगों की फॉर एग्जाम्पल हेल्प आउट करते हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, उनको जो है ग्राउंड में उठाना चाहिए, उनको पॉलिटिक्स में लाना चाहिए, ताकि जो आप लोग हम एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि बात के हमें ये लगता है कि जो सबसे बड़ा बदमाश होता है वो पॉलिटिक्स में जाता है, या सबसे बड़ा वो बंदा नुमाइंदा चुना जाता है और उसको लोग वोट देते हैं, ना कि जो सबसे नेक पाक शरीफ या कोई अच्छा आदमी जो वाकई दर्द में लोगों के साथ रोते, लोगों की हेल्प करते हैं, उसको कभी भी जो है पॉलिटिक्स में ऊपर नहीं लेके जाया जाता, या उसको नीचे ही फारिग कर दिया जाता है। चूँकि लोगों को अपनी पॉलिटिकल अपनी कुछ चीज़ें, अपने कोई तहफ़्फ़ुज़ात चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से जो है जो आम पाकिस्तान की जो ये डेमोक्रेटिक जो लीडरशिप है ये जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। अगर हमने अपनी डेमोक्रेटिक को फिर से
صحیح करने हमें अपना पूरे का पूरा रिफॉर्म्स करना पड़ेगा, पूरे का पूरा चेंज करना, और हमें उन लोगों को लाना पड़ेगा जो एजुकेटेड हो, जो काम करना चाहिए, जो गरीबों की मदद करना चाहिए, जो जिनके अंदर वो दर्द और उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन या किसी चीज़ की उनमें उनके सीने में वो दर्द हो और वो उस पेन को हेल्प आउट करके लोग उन पर बिलीव करते हो। ये जो बिलीव होता है यही सबसे बड़ा वोट होता है, और जो इंसान के दिल में ये वोट है, ये चीज़ है, वही असल में जो होता है वही पॉलिटिकली जो है वो स्टेबिलिटी। ये डार साहब जैसे लोग, ये जो उस्मान बुज़दार जैसे लोग, ये जो उस्मान डार जैसे लोग, ये जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन जैसे लोग हैं, इनको तो सबसे पहले फारिग करना चाहिए पॉलिटिक्स से। ये अच्छी बात उस्मान डार ने करी, हम थैंक यू करते हैं कि आपने छोड़ा, लेकिन आप इस तरह से उन लोगों को आने दें जो आपके इलाके में जो लोग असल में हेल्प आउट करते हैं। जब तक हम अपने हेल्प आउट नहीं करेंगे, जब तक हम सही पॉलिटिक्स को नहीं करेंगे, चलें अगर मान भी लें कि हमारा नवाज शरीफ जो है PMLN है, पीपल्स पार्टी है, PTI है, ये जो एक दो और PML काफ है, ये बन भी गई हैं, तो क्यों नहीं इनको रिफॉर्म किया जा सकता? क्यों नहीं उन लोगों को लाजे? क्यों हर दफ़ा जो है हम लोग जो हैं ये पॉलिटिकली हम कि साइकोलॉजिकली क्यों लोगों से खेलते हैं? क्यों पैसे दे के वोट खरीदे जाते हैं? क्यों जो है हुक्मरान जो है वो साइकिल पे नहीं जाते अपने अफसर अपने दफ्तरों में? क्यों बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दी जाती हैं? इस तरह से अगर आप किसी को शान और शौकत के लिए क्यों पॉलिटिक्स की जाती है? पॉलिटिक्स तो इंसान को सर्व और इंसान को डाउन टू अर्थ बनाता है। अगर हम डाउन टू अर्थ वाली रियलिटी पॉलिटिक्स में ले आए और इनसे इनके हुक्मरानों से इनकी जो ताकतें हैं, इनको जो चीज़ें इन्हें दी जाती हैं, जो इन्हें चीज़ें दी जाती हैं, इनको अगर इनसे छीन ली जाए तो उससे क्या वो अच्छा नहीं है कि इनको जो है हम बेहतर तरीके तरह से हम अपनी पॉलिटिक्स को एक न्यू रिवाइव कर पाएँ, नई तरीके से एक नया जीवन से दे पाएँ, जिससे हमारी पॉलिटिक्स भी सही हो। जैसे हम वेस्टर्न फ्रांस में, जैसे जर्मनी में, जैसे मुख्तलिफ एराज में हम जगह पे देखते, तभी मैं समझता हूँ गुड गवर्नेंस आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी ख़त्म होगी, और हम जो है अपने हुक्मरानों को, अपने लोगों को सही तरह बता पाएंगे। अब देखिए किस तरह के जो इनका शफात जो है ये कमरान शहीद के, और ईजिली उनके घर बैठे ईजिली जो है खाना पीना चल रहा है, ईजिली सब कुछ, और चेहरे से बिल्कुल रिलैक्स उस्मान डार लग रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। जब किसी को मैंने TV शो में किसी को लग रहा है कि जैसे ईद का कोई प्रोग्राम है, ऐसी कोई मज़ेदार सी कोई फनीस्ट चीज़ चल रही है, तो यानी कि पॉलिटिक्स पे भाइयों क्या आप लोगों ने मजाक बना के रखा है? पॉलिटिक्स आपके घर की कोई वो रखेल है जिसको आपने वहाँ पे जो है जब चाहे उससे इस्तेमाल किया और फेंक दिया जब चाहे, और इस पर किसी ने नज़र भी नहीं डाली? ये तो एक आपकी अमानत है, आवाम की अमानत है। आपको लोग अपना कीमती वोट देते, कीमती वक्त, मैं देखता हूँ बूढ़े माँ बाप, बूढ़े लोग खड़े होते हैं और वोट दे रहे हैं। उनको ये यकीन होता है कि ये जो वोट है अपनी सिलेक्टेड को नहीं दिया जा रहा। इलेक्टेड जब वो सिलेक्टेड किया जाता है और फिर इलेक्टेड को नहीं दिया जाता, फिर उन लोगों का दिल टूट जाता है, फिर वो कभी वोट नहीं देना, और वो अपने बच्चों को भी कहते हैं आपने कभी वोट नहीं देना। तो इस तरह से इलेक्शन या डेमोक्रेटिक का जो दिल में या जो इंसानों के जहन में जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, कहीं ना कहीं नापैद हो रहा है। दोस्तों, हम एज अ पाकिस्तानी, एज अ ह्यूमन, एज अ यहाँ के आप सिटीजन्स जो हैं, अगर आप इसे डेमोक्रेटिक कहते हैं, हमें इन चीज़ से निकलना पड़ेगा। हमें इलेक्शंस को पूरी तरह रिफॉर्म करके 2023 में, अगर हम 2023 को छोड़कर 2024 में जब इलेक्शन हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ एक नई सुबह हो, एक नया सूरज निकले। अब एक मज़े की बात, ये इंडिया में भी 2024 में इलेक्शन है, पाकिस्तान में भी इलेक्शन है। अब यानी कि हर साल जो इंडिया पाकिस्तान में इकट्ठे इलेक्शन हुआ करेंगे, तो ये भी एक चीज़ है कि तो यानी कि देख के जो दोनों मुल्कों में जो है वो आप समझ लें ये बात है कि मोहरे रखे जाएंगे। हम ऐसा लगता है दोनों को जो है कोई तीसरी ताकत है, कोई वेस्टर्न है जो जैसे आपको पता है कि उन्हीं की मर्ज़ी से जो है हर चीज़ सिस्टम यहाँ पे स्टेबलाइज होती है। इंडिया का तो खैर कुछ बेहतर हो गया, लेकिन पाकिस्तान में आज भी हमें लगता है, क्योंकि आप जब किसी का खाते हैं या आप IMF का खाते हैं या आप अरब कंट्रीज़ का या चाइना का खाते हैं, दूसरे ममालिक इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको कोई ताकतें जो सपोर्ट कर रही होती है, तो यकीनन उनका आपके पॉलिटिक्स में, आपके इलेक्शन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो होता है वो होता है चक्कर व्यू। तो ये चीज़ जो है ये हम आज आपको शेयर कर रहे हैं। इस चीज़ से निकलने की हम सबको बहुत ज़रूरत है। हमें अपने इलेक्शंस करने सही तरह से। अगर उस्मान डार कोई अल्लाह ने हिदायत दी, उसने पॉलिटिक्स छोड़ी, मुझे नहीं लगता कि वो पॉलिटिक्स में जैसे कहने, लेकिन फिर भी हमें नहीं पता कि इलेक्शन से पहले जो है फ़ोन कहीं पे कट जोर हो और फिर से वो किसी इनमें हमें पता चले किसी और पार्टी को जो है उन्होंने ज्वाइन कर लिया हो, और फिर से जिस तरह से आप देखिए एक एक चीज़ PM इमरान प्रीवियस जो थे
عمران خان و پی ٹی آئی جو پی ٹی آئی کے خلاف جو اتنا زیادہ وہ آگ اگل رہے ہیں، یہ کس نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا، کیسے کیا، کن شرطوں پہ کیا، یہ بھی ہمیں نہیں پتہ. ہمیں کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ، لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے کہ جو اتنی اس طرح کی باڈی لینگویج چینج ہوئی ہے اور 5 مہینے لگا کے یقیناً اس کی کوئی پریکٹس کی گئی، یقیناً کوئی ریہرسل کی ہے، یقیناً اس میں بہت زیادہ ایڈیٹنگ کی گئی، کٹ کیے گئے اس ویڈیو کو. اس جو یہ انٹرویو تھا، ورنہ اتنا زبردست انٹرویو، اتنا پازیٹیو انٹرویو، 5 مہینے بعد بندہ اپنے گھر جائے تو اس طرح سے انٹرویو اتنا ریلیکس ہو کے دیتا ہے. مجھے تو نہیں سمجھ آتا، کچھ نہ کچھ دوستوں گڑبڑ ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا جو یہ ایک جو ریویو تھا یہ عثمان ڈار کے اوپر جو ہے پسند آیا ہوگا. تو میرے چینل محمد سبرہ خان کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں تاکہ وہ سے آگاہ ہوں اور ہم سے الیکشنز کی طرف جائیں، نہ کہ سلیکشن کی طرف جائیں. تب تک کے لیے بائے بائے گائز، اسٹے ٹیون، بائے بائے. اور میں کہوں گا پاکستان زندہ باد.